अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात करते हैं एक बिल्कुल अजीब से विषय की, जिसके बारे में चर्चा मैं अक्सर नहीं करता हूं, ब्राह्मणों की और बनियों की। अब ब्राह्मण, शेख, बनिए, ये सब सिर्फ जातियां नहीं रह गई हैं, ये सिर्फ लोगों के समूहों का नाम नहीं है, इनके राजनीतिक अर्थ होते हैं और उस अर्थ से इनकी पहचान की जाने लगी है कि अब ब्राह्मण कहते हैं या बनिया कहते हैं या शेख कहते हैं तो आपको समझ में आता है कि किस तबके की बात की जा रही है और उससे क्या हासिल होने वाला है या नहीं हो रहा है किसी राजनीतिक जमात को। तो वो शेर याद करिए जिसमें वो कहते हैं कि ये शेखो बिरहमन हमें अच्छे नहीं लगते, ये शेखो बरहमन हमें अच्छे नहीं लगते, हम जितने हैं ये उतने भी सच्चे नहीं लगते। तो उनकी स्थितियां जैसी हैं, लोगों का उनके प्रति जो रिएक्शन होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, वो अपने आप में है। समाज अपने ढंग से इन तबकों को, इन लोगों को उनसे डील कर रहा है। लेकिन आप कहते रहें कि शेखो बिरहमन अच्छे नहीं लगते, समाज कह रहा होगा, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए उसका कोई मानी नहीं है। वो इसे अब भी समझते हैं कि ये कोई बैंक है जिसमें उनकी नकदी जमा है और वो उसे जब चाहे निकाल सकते हैं, और अगर नहीं निकाल सकते तो निकालने की जुगत में रहते हैं। तो उन्हीं ब्राह्मणों और बनियों पर एक बयान आ गया। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, मुरलीधर राव। उन्होंने कह दिया कि साहब अब क्या बेकार की बात करते हैं, ब्राह्मण हमारी एक जेब में है और बनिया दूसरी जेब में। यानी बीजेपी की एक जेब में ब्राह्मण, एक जेब में बनिया, बीजेपी को इसकी चिंता है ही नहीं। अब इस पर जो हंगामा होना था वो हुआ, लोगों ने मुरलीधर राव की आलोचना की और तमाम तरह की चीज़ें कहीं, लेकिन उनके बचाव में भी उतने ही सारे लोग उतरे और ये कहा जाने लगा कि जो पार्टी दरअसल डर गई है कि इस बार शायद ब्राह्मणों और बनियों का वोट उसे न मिले, व्यापारी वर्ग का वोट उसे न मिले, इसलिए इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं ताकि इस पर एक विवाद हो और भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार, जो माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाकर वोट करता है, वो खिसक गया है, उसे वापस ले आया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि जो हमारा नारा है, आप उसे समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। तो जब सबका साथ सबका विकास है तो उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें बनिया भी है, और अगर हम अब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको तकलीफ किस बात की है? हमने तो बिल्कुल ठीक बात कही है। और इसको मुहावरे की तरह देखिए, इसको शब्दों पे मत जाइए, उसका अर्थ समझिए, उसके अंदर की गहराई देखिए। लोग नहीं समझ पाते हैं उतनी गहरी बात जितनी मुरलीधर राव समझते हैं, लेकिन जब नहीं समझ पाए तो अंत में मध्य प्रदेश की राजनीति के एक दूसरे बड़े कद्दावर नेता, गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो कूद पड़े। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेकार की बात हो रही है और कांग्रेस पार्टी जो हल्ला मचा रही है, उनके शब्दों में वो विधवा विलाप कर रही है। यानी उसको मिलना तो कुछ है ही नहीं है, वो बिना मतलब रो रही है, उसके हाथ से तो सब कुछ चला गया, उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। और जब उजड़ चुकी दुनिया किसी के सामने हो तो उजड़ा चमन फिर से आबाद होगा। मध्य प्रदेश में इसकी सूरत उनको लगता है, नरोत्तम मिश्रा को, कि अब आने वाली नहीं है। वो कमलनाथ चाहे जितना कहते रहें, कमलनाथ ने कहा कि ये तो अपमान कर दिया बीजेपी ने दोनों वर्गों का, और समाज के इतने बड़े वर्ग हैं, इतने प्रभावशाली वर्ग हैं, और ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो सत्ता के नशे में चूर है और उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा है। अब सोचिए कि सत्ता के नशे में चूर है और अहंकार भरा है, ये आरोप कौन लगा रहा है, जिसके बारे में खुद ही इस तरह की शिकायतें रही कि जब वो सत्ता में आती है तो उसमें अहंकार आ जाता है। तो ये अहंकार भी आनी जानी चीज़ है।
जैसे सत्ता आती जाती है, जैसे रुपया पैसा लक्ष्मी आती जाती है, वैसे ही अहंकार भी आता जाता है। आज आपकी हैसियत है तो अहंकार कर लीजिए, नहीं होगी तो अहंकार आपके आसपास भी नहीं आएगा। अहंकार उसी तरह चला जाएगा जैसे किसी के सिर से सींग। तो इसलिए अहंकार की बहुत चिंता नहीं, न तो नरोत्तम मिश्रा जी को है, न मुरलीधर राव को है, न भारतीय जनता पार्टी को। उनको जो करना है वो कर रहे हैं। अब आप जानिए कि आप उससे कैसे निपटेंगे, कैसे उससे समझौता करेंगे, क्योंकि सूरत हाल बदलने वाली हाल फिलहाल दिखती नहीं है। कोई कितना ज़्यादा डिस्क्रेडिट हो गया है, उसकी स्वीकार्यता कितनी कम हो गई है, ये मसला तो चुनाव में तय होगा, और चुनाव से पहले की ये सारी कवायद है। तो इसलिए इस बयान को उसी तरह देखिए। और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि एक जेब में ये हैं और दूसरी जेब में वो हैं, तो दावा करने में किसी का क्या जाता है, आप कुछ भी दावा कर लीजिए। अब जिसके पास जेबें भरी होती हैं ना, उसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं, और उसमें एक चीज़ अपने आप घुस जाती है जब जेब भरी हो, बवाल करने की क्षमता। अब एक अजीज फैसल हैं शायर, उनका एक शेर है कि 10-12 गज़लियात जो रखता है जेब में, बज़्म सुखन में है वो निशानी बवाल की। तब थोड़ा सा कुछ मिल गया है, जेब आपकी भारी भारी थोड़ी लग रही है, तो समझिए कि बवाल करने की संभावना आप में उतनी ही है। और बवाल अयाचित बिना बुलाए आपकी जेब में घुस जाता है, उसकी क्षमता आपकी जेब में दाखिल हो जाती है। तो वही हो गई होगी। इसलिए कि अजीज फैसल का वो शेर तो जो है ही है, कौन कौन ये जेब काटने पर आमादा रहता है। कौन किसको लगता है कि अगर ये जेब कटेगी और इसमें से ये निकल जाएगा तो बवाल करने की ताकत और अहंकार, ये तो अपने आप ही जब जेब कटी फटी तो गिरी पड़ेगा ज़मीन पर, अहंकार औंधे मुंह गिरेगा और बवाल करने की क्षमता गायब हो जाएगी, चलना मुश्किल हो जाएगा, आपको लाठी टेक टेक के चलना पड़ेगा अगर जेब खाली हुई तो उस पर नश्तर खानकाही का एक शेर सुन लीजिए कि कौन कौन है वो जेब कतरे जो कोशिश में है कि किसी तरह उसकी जेब काट ली जाए जिसको ये गुमान है कि उसकी जेब भरी हुई है। नश्तर खानकाही का शेर है कि अब तक हमारी उम्र का बचपन नहीं गया, अब तक हमारी उम्र का बचपन नहीं गया, घर से चले थे जेब के पैसे गिरा दिए। और एक शेर देपाल पुरी, मंजूर देपाल पुरी, उनका है, और जेब काटने वाले पर ये शेर ज़्यादा मुफीद पड़ता है। वो कहते हैं कि मुजावर ने हमारी जेब काटी। मुजावर कहते हैं कि वो जो रखवाली करते हैं, मज़ार की देखभाल करते हैं, उनको मुजावर कहते हैं। तो मुजावर ने हमारी जेब काटी, तेरा पैसा पुजारी छीन लेगा। तो सबके लिए घात में लोग बैठे हुए हैं, कौन किसकी जेब काट सकेगा और कौन पैसे आपकी जेब से ले जाएगा, कौन आपको हल्का कर देगा, इस पर एहतियात बरतना आपके ज़िम्मे है, आपको देखना है। क्योंकि जेब काटने वालों को आप अच्छे इंसान और अच्छे शहरी होने की नसीहत देते रहिए, उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका पेशा है राजनीतिक रूप से सही वोट लेना और काटना और इधर से जोड़ तोड़ बिठाना और सत्ता में पहुंचना। तो जेब आपकी तो कटनी ही कटनी है, कौन काटेगा आपकी जेब ये देखना पड़ेगा। वो तो जो खून में होता है। अब जैसे एक जो बिल्कुल कबीर वाले अंदाज में कि वो कहते हैं कि जन्म जन्म का मारा बनिया अजहू पूर्ण तौले। कबीर का ये दोहा सुन लीजिए, कहते हैं कि जन्म जन्म का मारा बनिया अजहू पूर्ण तौले, मन बनिया बनिज न छोड़े,
और पासंग के अधिकारी ले ले, भूला भूला डोले। पासंग माने पसंगा करना, कि वो थोड़ी बहुत उसमें ऊंच नीच कर देना, कम तौलने को वो अपना हक समझता है और कम तौल कर उस पर इतराता घूमता है। और उसी तरह आप देखिए पलटू दास जी को। पलटू दास अयोध्या के एक संत थे, उनका एक दोहा सुन लीजिए कि वो कहते हैं कि सो बनिया जो मन को तौले और मन ही मन भीतर बसी बाजार। वो बनिया जो मन को तौले, मन ही भीतर बसी बाजार, और मन ही आप खरीदन हार, मन ही तराजू मन ही शेर, और पलटू दास सब मन का फेर। तो जो आपकी जेब में पैसे डाल रहा है वो, जो उससे निकालने की जुगत कर रहा है वो, और जो रास्ते पे खड़ा हुआ देख रहा है कि किसकी जेब में पैसे हैं और किसकी जेब हल्की हो रही है, वो तीनों सब मन का फेर है। आप देखते रहिए, क्योंकि खेलने वाले कहीं और हैं, उनकी निगाहें कहीं और हैं। आप उस पूरी कवायद में शामिल ही नहीं होते। वो आपकी जेब कब कट जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आपके हिस्से सिर्फ इतना आता है कि एहतियात बरतें, कोशिश करें कि आपकी जेब ना कटे, और जेब में जो है उसमें एक चीज़ बिल्कुल ना हो, अहंकार। अब ये मुरलीधर राव को कौन समझाएगा कि उनके अंदर ये बात कहाँ से आई, या नरोत्तम मिश्रा कहाँ से समझेंगे, या कमलनाथ को कब समझ में आएगा। ये तो जिसके अंदर अहंकार आ जाता है, दूसरी चीज़ें अपने आप, क्योंकि वो जगह बहुत लेता है अहंकार, और जेब में एक बार अहंकार आए तो बाकी चीज़ें अपने आप ही कम होने लगती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। तो पता नहीं मुरलीधर राव की जेब में अहंकार कितना बड़ा है, वो तो बाद में समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो आपको भी दिख ही जाएगा कि अहंकार ने क्या क्या किया और किसकी किसकी बलि ले ली। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।